दोस्तों कक्षा 12 पाठ 6 बेकारी, जिसमें आज का टॉपिक जो है वो है बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार जानने से पहले हमें विकसित देशों में पाई जाने वाली बेकारी और विकासशील देशों में पाई जाने वाली बेकारी के बारे में अध्ययन करना है। मित्रों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, विकसित देशों में पाई जाने वाली बेकारी असरकारक मांग के अभाव के कारण सर्जित होती है। यदि अर्थतंत्र में वस्तुओं की डिमांड घट गई तो डिमांड घटने के कारण उत्पादन का प्रमाण घटाना पड़ता है, जिसके कारण उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हुए लोगों में से कुछ श्रमिकों को बेरोजगार होना पड़ता है। तो ये अधिकतर विकसित देशों में असरकारक मांग के अभाव के कारण बेकारी का सर्जन होता है, जिसके मुख्य दो प्रकार बताए गए। सबसे पहला प्रकार जो है वो है चक्रीय बेरोजगारी और दूसरा जो है वो है घर्षणजन्य बेरोजगारी। वही दोस्तों, विकासशील अर्थतंत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य कारण है अर्थतंत्र में ढांचागत कमियां। जब अर्थतंत्र में ढांचागत कमियां होती है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज योग्य पैमाने पर लोगों को नहीं मिलती, तो इन सुविधाओं के निर्माण से अधिक रोजगार का सर्जन नहीं हो पाता। वही विकासशील कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण श्रम की आपूर्ति में तेजी से बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण सभी श्रमिकों को पर्याप्त समय का रोजगार देना भी पॉसिबल नहीं होता और रोजगार के धीमी गति से बढ़ने वाले अवसर के कारण भी सभी व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता, जिसके कारण विकासशील देश में बेरोजगारी का सर्जन होता है। मित्रों, विकासशील देशों में होने वाली बेरोजगारी का सर्जन ढांचागत कमियों के कारण हो रहा है और उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। एक संपूर्ण बेरोजगारी, दूसरी है अर्ध बेरोजगारी जिसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी जैसी बेरोजगारी के प्रकार जानने को मिलते हैं। तो मुख्य रूप से 3 है। सबसे पहला है संपूर्ण बेरोजगारी, दूसरा है अर्ध बेरोजगारी जिसमें मौसमी बेकारी का समावेश होता है और तीसरा जो ग्रामीण अर्थतंत्र में अधिक पैमाने पर पाई जाती है ऐसी प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसमें श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता 0 होती है, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो संपूर्ण बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी ये मुख्य 3 प्रकार विकासशील अर्थतंत्र में बेरोजगारी के हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टेप टू स्टेप एक एक हम सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे विकासशील अर्थतंत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है संपूर्ण बेरोजगारी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, संपूर्ण बेरोजगारी अर्थात प्रवर्तमान वेतन दर पर व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा शक्ति और तैयारी होने के बावजूद भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी काम न मिले। कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति कार्य की तलाश तो कर रहा है, कार्य करने का इच्छुक भी है, प्रवर्तमान वेतन दर पर कार्य करने के लिए तैयार भी है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य न मिल रहा हो, यानी कि वो पूरा समय बेरोजगार रहता है, तो उसे हम संपूर्ण बेरोजगारी कहेंगे। अब ये संपूर्ण बेरोजगारी जो है ये विशेष रूप से 15 से लेकर 25 वर्ष के आयु में आने वाले युवा वर्ग में अधिकतर देखने को मिलती है। इसके पीछे भी कुछ रीजन भी है क्यों 15 से 25 में ही बेरोजगार बनते हैं संपूर्ण रूप से। तो 15 से 25 की उम्र में आने वाले व्यक्ति कार्य की तलाश तो करते हैं, लेकिन इनके पास किसी कार्य को करने का अनुभव नहीं होता। दूसरा, ये लोग शिक्षित होते हैं, 15 से 25 में ये पढ़ाई की उम्र होती है, कक्षा 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं, जिसके कारण पढ़ाई के अनुरूप इन्हें अर्थतंत्र में कोई रोजगार नहीं मिलता। अब इन्हें रोजगार की उतनी ज़्यादा आवश्यकता भी महसूस नहीं होती, क्योंकि ये अभी अभी अर्थतंत्र में रोजगार की तलाश में आते हैं और इसीलिए ये प्रयास करते हैं कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी भविष्य में मिलेगी, तो चलिए और 1-2 साल प्रयास करते हैं और 1-2 साल तक अच्छी पढ़ाई और कर लेंगे, भविष्य में अच्छा नौकरी मिलेगा। और ऐसे करते करते उनकी आयु की लगभग 22, 23, 24, 25 साल तक व्यतीत हो जाता है, लेकिन फिर भी उनकी अपेक्षा के अनुरूप उन्हें रोजगार नहीं मिलता, जिसके कारण ये युवा वर्ग अधिकतम रूप से संपूर्ण बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, इसकी विशेषता ये है, हमारे देश में क्यों संपूर्ण बेरोजगारी का प्रमाण अधिक है, तो हमारे देश में श्रम की आपूर्ति तेजी से बढ़ती है। श्रम की आपूर्ति तेजी से बढ़ना, इसका मतलब जनसंख्या का प्रमाण जितना बढ़ेगा उतना ही काम मांगने वालों की संख्या बढ़ेगी, यानी कि श्रमिकों की पूर्ति बढ़ेगी। श्रम की पूर्ति जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी तेजी से अर्थतंत्र में रोजगार का सर्जन नहीं हो पाता, जिसके कारण उनमें से कुछ लोगों को जो तालीम विहीन है, यानी कि बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं ली, जिन्हें काम कैसे करना है वो बिल्कुल पता ही नहीं है, ऐसे फ्रेशर्स लोग ज़्यादातर बेरोजगार बनते हैं और वो संपूर्ण समय के लिए बेरोजगार रहते हैं, इसलिए उसे संपूर्ण बेरोजगारी कहा जाएगा। सेकंड कारण इसका ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में से शहरी क्षेत्रों की ओर
ये युवा वर्ग रोजगार की तलाश में स्थानांतरित तो होता है, लेकिन शहरों के अनुरूप शहर में उद्योग धंधे सेवा क्षेत्र एक्टिव ज़्यादा होता है, जिसके कारण उद्योग और सेवा क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने के लिए ये प्रयास तो करते हैं, लेकिन अनुभव के बिना काम करने का कोई अनुभव नहीं होता है इस वर्ग को, और इसलिए इन्हें मजबूरन बेरोजगार रहना पड़ता है। अर्थतंत्र में इनकी जो अपेक्षा होती है रोजगार प्राप्त करने की, वो इन्हें प्राप्त नहीं होती, और इसीलिए देश के ज़्यादातर युवा वर्ग 15 से लेकर 25 की आयु श्रेणी में आने वाला वर्ग ही अधिकतर संपूर्ण बेरोजगारी में आता है। और विशेष रूप से जो ग्रामीण अर्थतंत्र से शहरी अर्थतंत्र में रोजगार की तलाश में आने वाले व्यक्ति भी संपूर्ण बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि शहर में आते ही उन्हें भी पर्याप्त समय का रोजगार नहीं मिलता। कई बार तो ऐसे भी देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग आते तो हैं ग्रामीण अर्थतंत्र से शहरी क्षेत्र में, ये युवा वर्ग, लेकिन शहर में भी इनको योग्य पैमाने पर रोजगार न मिल पाने के कारण ये फिर से वापस ग्रामीण अर्थतंत्र की ओर ही लौट कर चले जाते हैं। तो ये पहला प्रकार है दोस्तों विकासशील देशों में पाई जाने वाली बेकारी का, संपूर्ण बेकारी। अब हम बढ़ते हैं दूसरी बेकारी पर, जो है अर्ध बेरोजगारी। व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा शक्ति तैयारी होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को उसकी जितनी योग्यता है, उसके अंदर कार्य करने की जितनी क्षमता है, उस क्षमता से निम्न दर्जे का कार्य उसे करना पड़े, या अपनी क्षमता का वो पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहा है, बल्कि कम योग्यता वाला कार्य को स्वीकार कर रहा है, तो ऐसी बेरोजगारी को हम अर्ध बेरोजगारी कहेंगे। जैसे सप्ताह के 56 घंटों में से यदि व्यक्ति को मात्र 28 घंटे ही रोजगार प्राप्त हो रहा हो और 28 घंटे उसे बिना काम के बैठा रहना पड़ता हो, तो उस व्यक्ति की वो जो बेरोजगारी क्रिएट हो रही है वो अर्ध बेरोजगारी की श्रेणी में आएगा। दोस्तों हमारे देश में ग्रामीण अर्थतंत्र में अर्ध बेरोजगारी का प्रमाण विशेष रूप से देखने को मिलता है, क्योंकि ग्रामीण अर्थतंत्र का मुख्य व्यवसाय है कृषि और कृषि पर आधारित अन्य उद्योग। तो कृषि पर आधारित अन्य उद्योगों में और कृषि में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए कुछ समय का रोजगार मिलता है, बाकी समय का रोजगार नहीं मिलता। जैसे जिस जमीन पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ मात्र खेती जो है वो बारिशी खेती के रूप में ही हो सकती है, यानी कि ऊपर की बारिश जब आएगी तभी फसल हो सकती है। अब जब ऊपर की बारिश का समय अपने यहाँ पर जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो इन 4 महीने में वो किसान या वो व्यक्ति आसानी से रोजगार प्राप्त कर लेता है, लेकिन बाकी के 8 महीना बेरोजगार रहता है। इसका मतलब कुछ समय के लिए काम मिल रहा है, कुछ समय के लिए काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो अर्ध बेकारी की श्रेणी में आएगा। हमारे देश के शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली मौसमी बेकारी भी अर्ध बेकारी का ही उदाहरण है। मौसमी बेकारी में भी कुछ निश्चित मौसम के दौरान लोग बेरोजगार बन जाते हैं। जैसे गर्मी के टाइम पे किसान, बारिश के टाइम पे जो घरों का बांधकाम करने वाले मजदूर होते हैं वो बेरोजगार बनते हैं। तो उनकी बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी है, किंतु वो थोड़े समय के लिए रोजगार प्राप्त करते हैं, और जब सीजन आ जाता है उनका, उस सीजन में वो बेरोजगार बनते हैं। जैसे घरों का बांधकाम करने वाले बारिश के टाइम पे बेरोजगार बनते हैं, कृषि में काम करने वाले गर्मी के टाइम पे बेरोजगार बनते हैं। गर्मी का जो सीजन चलता है उसमें पूरे खेती में कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि सिंचाई की सुविधाओं का अभाव होता है। तो ये अर्ध बेरोजगारी के ही उदाहरण है। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति उचित योग्यता धारण करता हो, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता अधिक हो, लेकिन कार्य के अभाव में उसे यदि अर्थतंत्र में मात्र अपनी क्षमता का पूरा उपयोग के बजाय मात्र अपनी क्षमता का आधा उपयोग जितना ही कार्य मिलता हो, या कभी कभार अर्थतंत्र में ऐसे भी देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति हाईली एजुकेटेड होता है लेकिन वो निम्न दर्जे के काम को स्वीकार करता है, तो बदले में उसकी जो रियल इनकम होनी चाहिए, जितना उसने एजुकेशन लिया उस हिसाब से उसकी जितनी इनकम होनी चाहिए उतनी इनकम नहीं हो पाती, उससे आधी ही इनकम होती है। तो ऐसे व्यक्ति भी अर्ध बेरोजगारी की श्रेणी में ही आते हैं। तो दोस्तों अर्ध बेरोजगारी यानी कि व्यक्ति की योग्यता अधिक हो किंतु वो अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार प्राप्त करने में समर्थ न हो, बल्कि निम्न योग्यता वाले काम का स्वीकार करना पड़ रहा हो, या व्यक्ति जितने घंटे कार्य करना चाहता है उससे आधा टाइम का ही उसे काम मिलता है, आधे टाइम का यदि उसे काम न मिलता हो, तो वो सभी व्यक्ति की बेरोजगारी अर्ध बेरोजगारी में आती है। तो ये विकासशील देशों में पाई जाने वाली बेकारी का प्रकार नंबर 2, अर्ध बेरोजगारी। तीसरा प्रकार है विकासशील देश में पाई जाने वाली बेकारी का प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात किसी एक क्षेत्र में उत्पादन के 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। यदि किसी भी एक क्षेत्र में आवश्यकताओं से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हो और उन आवश्यकताओं से अधिक श्रमिकों में से कुछ श्रमिकों को
यदि काम से निकाल दिया गया, फिर भी कुल उत्पादन में यदि कोई प्रभाव न पड़ता हो, उत्पादन पहले जितना होता था उतना ही अभी हो रहा हो, तो जिन श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया उनकी उत्पादकता शून्य मानी जाएगी और इसीलिए ऐसे श्रमिकों को हम प्रच्छन्न बेरोजगार कहेंगे। मित्रों, सरल शब्दों में कहे तो ऐसे श्रमिक की जिनकी सीमांत उत्पादकता 0, सीमांत उत्पादकता 0 हो, यानी कि वो काम कर रहे हैं ऐसा तो दिखेगा, लेकिन उनके काम करने से या न करने से कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो ऐसे श्रमिकों को हम प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं। हमारे देश के ग्रामीण अर्थतंत्र में कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेकारी विशेष पैमाने पर देखने को मिलती है। प्रच्छन्न बेकारी छुपी हुई बेरोजगारी होती है, इसलिए सामान्य रूप से व्यक्ति को देखने पर ऐसे ही लगता है कि व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर रहा है, लेकिन रोजगार प्राप्त करने से या न करने से, उसके कार्य करने से या न करने से कुल उत्पादन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए ऐसे श्रमिक प्रच्छन्न बेकारी है। हमारे देश के कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कृषि में आवश्यकताओं से ज्यादा श्रमिक कार्य करते हैं। जैसे माना कि किसी के पास एक खेत है, खेत में 10 लोग काम करते हैं, तो 10 लोगों के काम करने के बाद 1000 केजी का उत्पादन हो रहा है, यानी कि वहां से जो फसल ली जा रही है वो 1000 केजी। किंतु यदि 10 में से हम 3 श्रमिकों को बाहर रखते हैं, उनसे काम नहीं करवाते, मात्र 7 श्रमिक ही काम कर रहे हैं, फिर भी यदि उत्पादन 1000 केजी का हुआ, तो वो 3 श्रमिक जो पहले कार्य करते थे उनका उत्पादन कितना माना जाएगा? 0। वो काम कर रहे थे फिर भी उतना ही हो रहा था, और काम नहीं भी कर रहे फिर भी उत्पादन उतना ही हो रहा है, इसलिए उन 3 श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता 0 कहलाएगी, इसलिए वो 3 श्रमिक प्रच्छन्न बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं, ऐसा हम कहेंगे। हमारे अर्थतंत्र में ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से इस प्रकार की बेकारी देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण है अन्य क्षेत्रों का योग्य विकास न होना। अर्थतंत्र में जब अन्य क्षेत्रों का योग्य विकास नहीं होता तो मजबूरन लोगों को अपने परंपरागत व्यवसाय यानी कि कृषि के साथ ही जोड़ना पड़ता है। आज भी आप अपने ग्रामीण अर्थतंत्र से बिलोंग करते हो तो आप देख सकते हो खेतों में मम्मी और पापा दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन घर में और भी कोई भाई बहन बड़े हैं जो बेरोजगार है, तो वो ऐसे सोचते हैं कि चलो बेरोजगार रहने से अच्छा खेत में जाके थोड़ा बहुत काम करेंगे, मम्मी पापा का हाथ बटाएंगे, लेकिन वो प्रच्छन्न बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं क्योंकि उनके काम करने से या न करने से उत्पादन के प्रमाण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हाँ दोस्तों, इसमें एक बात और याद रखनी है, यदि उस व्यक्ति के कार्य करने से उत्पादन में थोड़ा बहुत भी वृद्धि हो रही हो तो फिर वो प्रच्छन्न बेरोजगार नहीं कहलाएगा। जैसे 10 लोग मिलकर कार्य करते थे, 1000 केजी का उत्पादन होता था, अब अगर कोई उसमें से एक व्यक्ति चला गया और उत्पादन यदि 1000 से घटकर थोड़ा कम हो रहा हो तो हम समझ जाएंगे कि उस एक व्यक्ति के जाने से उत्पादन घटा, इसका मतलब वो व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, वो प्रच्छन्न बेकारी की श्रेणी में नहीं आएगा। किंतु यदि उसके जाने से भी उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आ रही हो, बल्कि मात्र और मात्र 1000 केजी का उत्पादन पहले होता था और अभी भी उतना ही हो रहा हो, तो कोई व्यक्ति चला भी गया तो भी उत्पादन उतना होने के कारण हम कह सकते हैं कि उस गए हुए व्यक्ति का उत्पादन 0 है, इसीलिए उसे प्रच्छन्न बेरोजगार कहा जाएगा। तो ये 3 प्रकार की बेरोजगारी जो है विकासशील अर्थतंत्र में पाई जाती है। इसके अलावा शिक्षित बेकारी का प्रमाण भी विकासशील अर्थतंत्र में है। शिक्षित बेकारी अर्थात ऐसी बेकारी कि व्यक्ति मिनिमम कक्षा 10 तक पढ़ा हो, कार्य करने की इच्छा शक्ति तैयारी भी रखता हो, प्रवर्तमान वेतन दर पर कार्य करने के लिए तैयार भी हो, लेकिन फिर भी उसकी योग्यता के अनुरूप उसे कार्य न मिले तो वो शिक्षित बेरोजगार कहलाता है। हमारे देश में कई सारे ऐसे नौजवान हैं कि जो शिक्षित बेरोजगारों की श्रेणी में आते हैं। और पहले के समय में तो ऐसा कहा जाता था कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं या जो MBA किए हुए होते हैं, ये कभी बेरोजगार नहीं बनते, लेकिन वर्तमान समय में इंजीनियर्स, MBA किए हुए हाईली क्वालिफाइड लोग भी बेरोजगार बन रहे हैं या अर्ध बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं। कई सारी जगहों पे आपने देखा होगा MBA मैनेजमेंट का कोर्स किया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA करने के बाद बड़ी कंपनियों में ऊंची पोस्ट पर जॉब मिलती है, सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये डिग्री करने के बावजूद भी वो व्यक्ति छोटे मोटे कार्य करते हुए आपको दिखाई देते हैं। कुछ लोग बैंक में जॉब करते हैं 20,000 25,000 की, 10,000 की जॉब करते हैं। इंजीनियर लोग भी हमने देखे हैं अपने देश के कि जिन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, और इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बावजूद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता और इसीलिए फिर वो गैरेज खोल के बैठ जाते हैं, छोटे मोटे ऐसे कोई भी काम करने लग जाते हैं, कंप्यूटर पे एंट्री मारने का काम करते हैं।
तो वो अर्ध बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनकी डिग्री जो है उसके हिसाब से उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से शिक्षित बेरोजगार ही हमारे देश में व्यापक पैमाने पर पाया जा रहा है। और इस शिक्षित बेकारी के कारण ही अर्थतंत्र में कई सारी आपराधिक प्रवृत्तियां, कई सारी अनैतिक प्रवृत्तियां भी हो रही हैं, जैसे छोटे बच्चों का किडनैप कर लेना, बड़ी मतलब कुछ भी ऐसे बड़े जो गुनाह वाली प्रवृत्तियां होती है, डकैती करना, एटीएम की चोरी करना, ये सभी कार्यों में ऐसे पढ़े लिखे लोग ही सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। विश्व के आंकड़ों के अनुसार यदि हम बात करें दोस्तों, तो इंजीनियरिंग में से जो 30% इंजीनियर है और साइंटिस्ट लोगों में से जो 25 to 30% साइंटिस्ट लोग हैं, ये समाज में अच्छा कार्य में जुड़ने के बजाय कुछ ऐसी आतंकवादी प्रवृत्तियों में जुड़ते हैं कि जो मनुष्य जाति के लिए विनाश के मार्ग की ओर ले जाते हैं। तो ये आंकड़े भी हमारे सामने आते हैं। आप जब अर्थतंत्र का अध्ययन करोगे तो आपको कई सारी ऐसी बातें पता चलेगी कि हमारे देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, पढ़ लिख लेने के बावजूद भी। और विकासशील देशों में तो खास करके ये प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा होती है और रोजगार के अवसर उतने नहीं होते, इसलिए व्यक्ति हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी उसकी अपेक्षा के अनुसार उसे रोजगार नहीं मिलता। मजबूरन उसे अपना जीवन यापन करने के लिए ऐसी निम्न प्रवृत्ति की ओर मुड़ना पड़ता है, जो कभी समाज के लिए फायदेमंद बनती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वो समाज के लिए नुकसानकारक ही साबित होती है। क्योंकि जिस ब्रेन का, जिस दिमाग का हम सही उपयोग कर सकते हैं अर्थतंत्र में, लेकिन रोजगार के अभाव के कारण उसका ब्रेन का हम सही उपयोग नहीं कर पा रहे, और इसीलिए फिर उसका दिमाग कुछ ऐसी विनाशकारी प्रवृत्तियों की ओर जाता है कि जो देश की गवर्नमेंट के लिए हानिकारक बनती है, देश के लिए भी हानिकारक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अभी हमने कवर किया विकासशील देश में पाई जाने वाली बेकारी। अब हमें बढ़ना है विकसित देशों में पाई जाने वाली बेकारी के प्रकार पर। विकसित देशों में मुख्य प्रकार में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, जिसकी पहली है चक्रीय बेरोजगारी और दूसरी है घर्षणजन्य बेरोजगारी। सबसे पहला टॉपिक कवर करते हैं चक्रीय बेरोजगारी। अर्थतंत्र में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण, अर्थतंत्र में उतार चढ़ाव चार होते हैं, या तो होगी मंदी, या तो होगा सुधार, या तो होगी गिरावट, या तो होगी तेजी, जिसे मुख्य रूप से व्यापार चक्र में दो हिस्सों में या दो नामों से जाना जाता है, तेजी और मंदी। जब अर्थतंत्र में ये व्यापार चक्र चलेगा, तेजी और मंदी, तो इसके कारण अर्थतंत्र के कुछ लोगों को और विशेष रूप से मंदी के समय में बेरोजगार बनना पड़ता है, जिस कारण ये मंदी के कारण लोग बेरोजगार बन रहे हैं, इसीलिए उसे चक्रीय बेरोजगारी का नाम दिया गया। अब चक्रीय बेकारी यानी कि क्या? तो अर्थतंत्र में मंदी के कारण निर्माण होने वाली बेकारी को हम चक्रीय बेकारी कहेंगे। अब ये होता कैसे है? जैसे समझिए कि विकसित देशों में यदि अर्थतंत्र में मंदी आई, तो मंदी के समय में लोगों की आय घट जाएगी। आय घटने के कारण लोग वस्तुओं की डिमांड भी घटा देंगे। डिमांड ही घट गई तो उत्पादन का प्रमाण भी, उत्पादन को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और उत्पादन का प्रमाण घटा तो उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हुए जमीन, श्रम, पूंजी, नियोजक, इन्हें भी बेरोजगार बनना पड़ेगा। लेकिन अर्थतंत्र में जमीन, पूंजी और नियोजक के संदर्भ में बेकारी का अध्ययन नहीं किया जाता, इसलिए जब अर्थतंत्र में डिमांड घटती है तो उत्पादन घटता है, और उत्पादन घटने के कारण उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हुए श्रमिकों को बेरोजगार बनना पड़ता है। वो मंदी के कारण बेरोजगार बनते हैं, इसीलिए उसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाएगा। सन 1929-1930 में अमेरिका में ऐसी एक महामंदी आई जिसे विश्व महामंदी के नाम से भी जानते हैं, और उस समय अमेरिका और इसके आसपास के कई सारे देशों में बेरोजगारी का प्रमाण ऊंचा देखने को मिला। अब प्रश्न यहाँ पर ये निर्माण होता है दोस्तों कि यदि चक्रीय बेरोजगारी आती है तो फिर उसे घटाने का सोल्यूशन क्या है? उसे कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे मांग घटने के कारण बेकारी सर्जित हो रही है, तो इसलिए विकसित देशों में मांग को क्रिएट करके, मांग को बढ़ाकर हम अर्थतंत्र की बेरोजगारी यानी कि जो चक्रीय बेरोजगारी है उसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। सरकार को कुछ प्रोजेक्ट शुरू करने होंगे जिसके कारण कुछ लोगों की आय बढ़ेगी। प्रोजेक्ट में कार्य करने के बाद कुछ लोगों की आय बढ़ी तो वो वस्तुओं की डिमांड करेंगे। डिमांड बढ़ाते ही उत्पादन का प्रमाण बढ़ेगा, और उत्पादन का प्रमाण बढ़ाते ही उत्पादन के साधन सक्रिय हो जाएंगे, और उत्पादन के साधन यदि सक्रिय हुए तो अर्थतंत्र में रोजगार का प्रमाण बढ़ेगा, और रोजगार का प्रमाण बढ़ा तो चक्रीय बेरोजगारी का प्रमाण घटेगा। तो चक्रीय बेरोजगारी अर्थात तेजी मंदी के कारण, और विशेष रूप से मंदी के कारण जो बेरोजगारी सर्जित होती है उसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहेंगे।
मंदी और तेजी ये व्यापार चक्र के दो हिस्से हैं, इसलिए इस बेकारी का दूसरा नाम व्यापार चक्रीय बेरोजगारी भी है या तीसरा नाम मंदी जन्य बेरोजगारी भी है। मित्रों, उसके बाद बढ़ते हैं विकसित देशों में पाई जाने वाली दूसरी बेकारी में, और वो है घर्षण जन्य बेकारी। अर्थतंत्र में टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं, और जब जब अर्थतंत्र में पुरानी टेक्नोलॉजी जाती है और उसकी जगह नई टेक्नोलॉजी आती है, तब नई टेक्नोलॉजी आने के कारण कुछ समय के लिए पुरानी टेक्नोलॉजी चलाने वाले लोगों को बेरोजगार बनना पड़ता है, जिसके कारण टेक्नोलॉजी के कारण वो लोग बेरोजगार बन रहे हैं, इसीलिए उसे घर्षणजन्य बेरोजगारी का नाम दिया गया है। तो घर्षणजन्य बेरोजगारी अर्थात पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह नई टेक्नोलॉजी आने से अर्थतंत्र में जिस बेरोजगारी का निर्माण होता है उसे घर्षणजन्य बेरोजगारी कहेंगे। उदाहरण के लिए, अर्थतंत्र में कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए, पुरानी टेक्नोलॉजी का समय चला जाता है, फिर पुरानी टेक्नोलॉजी पर कार्य करने वाले श्रमिकों को दो ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1, या तो उन्हें नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, सीखने के लिए 2, 4, 5, 10 दिन का टाइम लगेगा, तब तक के लिए वो बेरोजगार बनेंगे, या तो दूसरा ऑप्शन ये है उनके पास कि रोजगार ही छोड़ दो। अगर उन्होंने नया काम नहीं सीखा तो हमेशा के लिए बेरोजगार बनेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश में अगर देखें तो हमारे देश में पहले के समय में साइकिल रिक्शा चलती थी, आज के समय में ऑटो रिक्शा चल रही है। साइकिल रिक्शे में एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह हेरफेर करता था, लेकिन ऑटो रिक्शा वाले 4 लोगों को हेरफेर कर रहे हैं, वो भी कम समय में। तो एक ऑटो रिक्शा के आने से औसतन 3 साइकिल रिक्शे बंद हो गए, क्योंकि 3 साइकिल रिक्शे का काम एक ऑटो रिक्शा कर रहा है, और इसीलिए एक ऑटो रिक्शा तो एक ही व्यक्ति चलाएगा, लेकिन 3 साइकिल रिक्शे 3 व्यक्ति चलाते थे। तो ये एक ऑटो रिक्शा के आने से वो 3 साइकिल रिक्शे वाले लोग बेरोजगार बने। तो ये टेक्नोलॉजी में बदलाव होने के कारण हुआ, इसलिए उसे घर्षणजन्य बेरोजगारी कहेंगे। अब साइकिल रिक्शे वालों के पास 2 ऑप्शन, या तो पहला काम छोड़ के दूसरा काम सीख लो तो रोजगार मिलेगा, लेकिन उसमें भी समय लगेगा, या तो अगर आप वाहन व्यवहार के साथ ही संलग्न हो रहे हो या वही कार्य करना है तो फिर आपको ऑटो रिक्शा सीखनी पड़ेगी, और ऑटो रिक्शा सीखने के लिए भी आपको 3, 4, 5, 10 दिन का तो समय देना ही पड़ेगा, तब तक तो बेरोजगार रहना ही है। और इसीलिए दोस्तों, ऐसे जो कम समय के लिए बेरोजगार बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी नई आने के कारण, पुरानी टेक्नोलॉजी गई, नई टेक्नोलॉजी आई, और नई टेक्नोलॉजी आने के कारण जो बेरोजगार बन रहे हैं उसे घर्षणजन्य बेरोजगारी के नाम से जाना जाएगा। घर्षणजन्य बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी ये विशेष रूप से विकसित देशों में पाई जाने वाली बेकारी है, लेकिन 100% हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि ये मात्र विकसित देशों में ही पाई जा रही है, बल्कि मुख्य रूप से तो विकसित देशों में पाई जाती है, लेकिन इसकी असर विकासशील अर्थतंत्र में भी पड़ती है। चक्रीय बेरोजगारी की बात करें तो मंदी के कारण अपने भारत देश में भी जो विकासशील देश है यहाँ पे भी लोग बेरोजगार बनते हैं मंदी आने के कारण। तो चक्रीय बेरोजगारी अपने देश में भी है, ऐसा नहीं हम कह सकते। और घर्षणजन्य बेरोजगारी भी अपने देश में पाई जाती है, जो औद्योगिक बेकारी है, पुराने यंत्र जाते हैं, उसकी जगह नए यंत्र आते हैं, और नए यंत्र आने के कारण पुराने यंत्रों पर कार्य करने वाले लोगों को बेरोजगार बनना पड़ता है, वो भी एक प्रकार की घर्षणजन्य बेकारी ही है। लेकिन अध्ययन की सरलता के लिए चक्रीय बेकारी और घर्षणजन्य बेकारी को विकसित देशों में पाई जाने वाली बेकारी कहा गया, जबकि विकासशील देशों में पाई जाने वाली बेकारी में संपूर्ण बेकारी, अर्ध बेकारी, मौसमी बेकारी, शिक्षित बेकारी और प्रच्छन्न बेकारी को गिना गया, जिसमें से अध्ययन के हिसाब से 3 दिए गए। सबसे पहला है संपूर्ण बेकारी, दूसरा है अर्ध बेकारी और तीसरा प्रच्छन्न बेकारी। लेकिन अर्ध बेकारी में हमने मौसमी बेकारी की चर्चा की थी, और प्रच्छन्न बेकारी होने के बाद हमने शिक्षित बेकारी की भी चर्चा की। तो ये दोस्तों बेरोजगारी की